2023 हो रहा है खत्म, 2024 हो रहा है शुरू। मैं मेहुल मोहन, नॉट एक्स माइक्रोसॉफ्ट, नॉट एक्स गूगल, फाउंडर ऑफ कोडडैम, आज आपको बताता हूं कि आप फुल स्टैक डेवलपर कैसे बनोगे इस साल विदाउट एनी ट्रबल। अब ये वीडियो है एक्सक्लूसिवली हिंदी में, मैं इंग्लिश में भी कंटेंट अपने कोडडैम चैनल पे बनाता हूं, लेकिन ये वीडियो है हिंदुस्तानियों के लिए, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो हिंदी में प्रेफर करते हैं कंटेंट। एंड जितने लोग मेरे को कहते हैं कि आप हिंदी में क्यों नहीं बताते, उसकी बात करेंगे कभी किसी और वीडियो में, बट ये वीडियो तो हम स्टार्ट करते हैं विद फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। अब कुछ वर्ड्स जो है वो तो इंग्लिश में होंगे ही, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मेरे को नहीं पता कि हिंदी में कैसे बोलते हैं, तो वो चीजें हैं जो इंग्लिश में रहेंगी। एंड एज अ डेवलपर आपको इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी ही एट सम पॉइंट, सो मे बी उसके भी कुछ टिप्स मैं दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो पूरा वीडियो देखे, एंड तक देखे, लाइक सब्सक्राइब कर दे जो रेगुलर अपना ड्रिल है, ताकि मैं और कंटेंट इस चैनल पे बनाऊं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फुल स्टैक वेब डेवलपर कौन है ये बंदा, क्या करता है, एंड आप कैसे बन सकते हैं। ये पहली चीज बात कर लेते हैं थोड़ी सी सैलरीज की, है ना, बिकॉज उसमें सबका इंटरेस्ट होता है। तो पहले बात करते हैं सैलरीज की, कि आपका सैलरी स्कोप कितना है, आप कितना कमा सकते हो, है ना। तो मैंने जितना अपने प्रोफेशनल करियर में देखा है, मैं बैंगलोर बेस्ड कंपनी का फाउंडर हूं, एंड वहां पर ऑफ कोर्स सैलरीज रिलेटिवली ज्यादा है इंडिया से, बट गिवन दैट कि आप इंटरेस्टेड हो पैसे में और सैलरी में अभी इस पॉइंट में, तो मैं आपको एक फिगर बता देता हूं। फुल स्टैक वेब डेवलपर, अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो, जैसे हमारे कंपनी में, हमारे स्टार्टअप में, अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो तो आपको कहीं ना कहीं 15 से 25 लाख CTC बेस इजीली मिल सकता है, इजीली। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये पर्सन जो है, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंपनी के लिए। अब आपको मैं एक बात और बताता हूं, एक पॉइंट पे सैलरी कौन डिसाइड करता है, सैलरी कैसे डिसाइड होती है कि इसको इतनी मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी। अब आप एक सपोर्ट के रोल में काम कर रहे हो, आप एक ऐसे रोल में काम कर रहे हो जो कि मतलब इतना ज्यादा हार्ड स्किल नहीं है ना, जिसमें आपको पता है कि बस आपको लेट्स से एक सामान यहां से उठा के वहां रखना है, ये काम तो कोई भी कर सकता है। तो सारा खेल है सप्लाई डिमांड का, कि आप जो काम कर रहे हो उसका कितना सप्लाई है और उसका कितना डिमांड है। फुल स्टैक वेब डेवलपर एक अच्छा रोल है, क्योंकि ये बंदा जो है, अगर आप एक टेक कंपनी में फुल स्टैक हो, स्पेशली बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट है, तो वो कंपनी बहुत ज्यादा चाहेगी कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो उनके लिए अगर उनका रेवेन्यू महीने का 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको साल का 25 लाख देने में। देखिए ना, बिजनेसेस जो होते हैं वो करते हैं ऑपरेट बड़े नंबर्स में, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रेवेन्यू महीने का, 50 करोड़, 100 करोड़, और आपकी सैलरी कितनी है, बस 25 लाख। इंडिविजुअल्स के लिए उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी सैलरी है, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, बहुत अच्छा लगता है उनको। बट आप ये भी तो देखो कि आप 40 लाख का एक इंजीनियर हो जो एक 400 करोड़ की कंपनी का स्टैक संभाल रहा है, अगर मिड साइज कंपनी कोई ले रहे कुछ भी। तो इसलिए ये जो कोडिंग वाला रोल है या डेवलपमेंट इन जनरल, इसलिए ये हाईली पेड रोल्स होते हैं, बट आपको बहुत अच्छा डेवलपर बनना है ना। आपको ऐसे नहीं है कि आपको चलता फिरता काम आना चाहिए, सब कुछ चलता फिरता करना चाहिए। आपको बनना है एक ऐसा डेवलपर जो कि एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करे कंपनी में। कुछ बग आ गया, कुछ फट गया प्रोडक्शन पे, कुछ भी हो गया, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा मैं करता हूं हैंडल, मैं देखता हूं। आप एक टीम को लीड कर पा रहे हैं, 4-5 लोगों के, आप बता पा रहे हैं कि तू ये काम कर, तू वो काम कर, ये आप करते रहोगे तो ये तो ऑल द वे, मतलब आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर 30, 40, 50 प्लस भी जा सकता है। मेरे दोस्त हैं बिट्स के जो 40-40 लाख, 50-50 लाख कमाते हैं इधर उधर टॉप कंपनीज में। तो वो लोग ऐसे ही हैं, वो अच्छे कोडर्स भी हैं और वो लोगों को मैनेज भी करते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सैलरीज मिल जाएंगी, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता होगा कि आपको ये सब करना है टू अर्न दिस मच मनी, कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। मतलब आपको रास्ता मिल जाएगा, एक रास्ता दिख जाएगा। क्या आप ये सारी चीजें कर सकते हैं अगले 1 साल में? बिल्कुल कर सकते हैं, आप सीख सब कुछ सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस बिल्डअप करने में बस टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो एक्सपीरियंस आपको नौकरी पे भी मिल सकता है, एक्सपीरियंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने पे भी मिल सकता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, पहले आप रास्ता देखो, उसके बाद आप टेंशन करो कि आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आप रास्ता देखो, उस पर चलना शुरू करो। जनवरी एंड, फरवरी एंड, इन सबके गोल्स सेट करो, ठीक है, वो भी अभी हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फुल स्टैक से। इसमें मैं कुछ कुछ अब टॉपिक्स लिखता जाऊंगा और उनको फिर हम क्लब करते रहेंगे टाइम वाइज, टाइम अकॉर्डिंग, कि आप क्या क्या कर सकते हो किस किस टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML CSS से, जो कि इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि अब
किसी को भी, सबको ही पता होगा HTML CSS सीख ले, HTML CSS सीख ले, लेकिन ये जो एक टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट एंड एक फंडामेंटल टॉपिक है वेब का, ठीक है। इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके कोर्सेज कोडडैम पे भी है, इसके कोर्सेज यूट्यूब पे भी है, इसके कोर्सेज दुनिया जहां में आपको मिल जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट पॉइंट ये है कि इसको आपको सीखना जल्दी है। इसको आपको 4 महीने नहीं देने, क्योंकि आप इसको 4 महीने दोगे तो जावास्क्रिप्ट का क्या होगा, उसको 8 महीने दोगे तो साल खत्म हो गया, है ना। तो हमें साल थोड़ी खत्म करना है, हमें तो काम करना है। तो HTML CSS से स्टार्ट करते हैं, इनकी टाइमिंग्स की बात अभी करते हैं सारे टॉपिक्स लिखने के बाद। फिर आ जाता है जावास्क्रिप्ट, फिर ले लेते हैं लेट्स से हम React.js, ठीक है। अभी मैं अपनी प्रेफरेंस लिख रहा हूँ, किसी को यहाँ पर कुछ और स्वैप करना हो, कुछ भी चेंज करना हो वो आप कर लेना। फिर लिख लेते हैं एक बारी को टेलविंड, एक हम फ्रंट एंड में लिख लेते हैं Next.js भी, एक हम पैकेज मैनेजर लिख लेते हैं, एक हम Git एंड GitHub लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है। अब ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ऑफ कोर्स, इस पर फ्रंट एंड में आपको और भी टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन ये आपका एक सॉलिड फाउंडेशन है एक तरह से, है ना। तो ये हो गया 50% डील फुल स्टैक का, इतना सा टॉपिक, दैट्स इट। आपको लग रहा होगा ये तो 1 महीने का काम है, बट ये पूरे सालों साल भी चल सकता है, लेकिन ये एक छोटे टाइम का काम भी हो सकता है। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर आप इसको सीरियली चल रहे हैं, अच्छा पहली चीज क्या है, पहला कंफ्यूजन ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि हमें सीरियली काम करना है, कि पहले तो हम सीखेंगे भैया HTML, फिर हम सीखेंगे CSS, फिर हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, और ऐसे चलेगी जिंदगी। लेकिन ऐसे नहीं चलती जिंदगी। कोडर की लाइफ में जिंदगी क्या होती है कि आपने HTML सीखा पहले, फिर आपने सीखा CSS, लेकिन बीच में आप साथ में HTML थोड़ा सा और सीखते जा रहे हो, है ना, क्योंकि आपको पता चलती जा रही है नई चीजें। यहीं पर आपने जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट कर दिया, और यहीं पर आपको लगा कि भाई मेरे को तो CSS में ये 4 चीजें आती ही नहीं है, तो आपने फिर से उठा लिया CSS। समझ रहे हो। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाली लर्निंग होती है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स ओवरलैपिंग होते हैं एक दूसरे से। ऐसे सीरियली कोई नहीं सीखता, ठीक है। मतलब आप जब प्रोजेक्ट्स वगैरह भी जब बिल्ड करोगे, जावास्क्रिप्ट पे आप आ गए हो, आपको 4 चीजें HTML के बारे में नहीं पता चलेंगी, तो ऐसा थोड़ी है कि आप जावास्क्रिप्ट छोड़ दोगे। आप बस यही होगा ना कि आप नया वो HTML CSS सीखोगे एंड दैट्स इट, कि भाई ठीक है मेरे को ये नई चीजें पता चल गई, अब जावास्क्रिप्ट रिज्यूम करते हैं। तो ये वाला पैटर्न होगा ना जहां आप HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों सीख रहे हो। तो पहली चीज ये याद रखना कि इसमें ये नहीं है कि मैंने अगर आपको 2 हफ्ते HTML CSS बोल दिया तो बस खत्म, इसके बाद अब आपको सीखना ही नहीं है HTML। इसका ये मतलब है कि आपको डेडिकेटेडली वो सीखना है। डेडिकेटेडली का मतलब कि आपका मेजर टॉपिक वही होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करते रहो। मेजर टॉपिक मतलब 80% टाइम, ठीक है। एक नंबर अगर आपको चाहिए, अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे छोड़ो 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो 5 में से 4 घंटे आपको लगाने हैं जावास्क्रिप्ट में, 80% ऑफ योर टाइम, ठीक है। बाकी का 1 घंटा आप दे दो जो भी मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक है, कुछ आप इधर उधर निकल गए कुछ पढ़ने, तो वो वहां पर दे दो, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं, अब इसको थोड़ा सा एस्टिमेट करना शुरू करते हैं कि आपको फ्रंट एंड में जैसे कितना टाइम लग सकता है ना। तो HTML CSS देखो मैं कहूँगा डेडिकेटेडली 2 हफ्ते दो, इसके बाद भी सीखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इसके बाद भी सीखेंगे, लेकिन मिक्स एंड मैच करके सीखेंगे। 2 हफ्ते से ज्यादा मत देना भाई डेडिकेटेडली। यहाँ पर आप में से कुछ जो तेज लोग हैं वो 1 हफ्ते में भी खींच लेंगे, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा प्लीज मत देना। ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। CSS फिर भी हाँ, CSS में काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, बट उनमें भी ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि आपको बनना है फुल स्टैक, आपको नहीं बनना फ्रंट एंड। आप फुल स्टैक की वीडियो देख रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि आपको बैक एंड भी सीखना है इसके बाद, तो आप उस चीज़ में नहीं फंसना चाहते जहाँ आप CSS में एनिमेशंस में फंस गए हो, या CSS में आप बहुत ज़्यादा व्यू ट्रांजिशंस, की फ्रेम्स, इन सब में फंस गए हो, क्योंकि वो चीज़ें इंटरेस्टिंग है। एंड आपको अगर बीच रास्ते में लगे कि हाँ मेरे को तो यही मज़ा आ रहा है, यू आर मोर देन गुड इनफ टू कंटिन्यू दैट। लेकिन बस ये याद रखना कि डेप्थ हर चीज में है, ठीक है। तो डूबना नहीं है किसी चीज में। अगर आपको पूरी जर्नी का पार करनी है, पहले एक बार पूरी जर्नी पार कर लो, उसके बाद बीच बीच में डूबते रहना। मैं आज की डेट में भी नई चीजें समझता हूँ जावास्क्रिप्ट में, CSS में, हमेशा यू कैन ऑलवेज डू दैट, बट एट दैट पॉइंट ऑल्सो पहले एक चीज समझ लो कि फुल स्टैक अगर आप बन गए, आपने वो जॉब ले ली, सब कुछ कर लिया, एक इनकम आने लग गया, सब कुछ होने लग गया, तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम है ना। तो फिर आपके इंटरेस्ट पे बेसिस पे डिपेंड करता है, आप सीखते रहो। तो 2 हफ्ते इसको दे दिया हमने। जावास्क्रिप्ट को आप जावास्क्रिप्ट को आप आराम से दो 4 से 6 हफ्ते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़ो, आराम से प्रोजेक्ट्स बनाओ, सब कुछ करो। तो ये हो गया आपका जनवरी और फरवरी ऑफ 2024, ठीक है। अगर आप फरवरी एंड में हो और आपको लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट हुआ नहीं है, या आप जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने कुछ गलती कर दी है। आपने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया जनवरी में
फालतू की चीज़ों पे, रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर छोटी मोटी वीडियोस से सीखने में, क्योंकि आपको सीखने हैं कोर्सेज से। जब आप इनिशियली पढ़ाई कर रहे हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन से नहीं सीखोगे, आप गूगल से नहीं सीखोगे, और आप इंस्टाग्राम रील्स से तो बिल्कुल नहीं सीखोगे। तो आपको इंस्टाग्राम रील्स से नहीं सीखना कोडिंग, आपको सीखना है प्रॉपर कोडिंग कोर्सेज से, भले ही आपको यूट्यूब पे मिल जाए, कोडडैम पे मिल जाए, इधर उधर मिल जाए, वहां से पढ़ के सीखो। फिर आ जाता है रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस को भी अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप ये पहली बार कर रहे हो, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग पहली बार ये चीज़ें कर रहे हो, तो आपको ये अच्छा खासा टाइम जाएगा इनमें, है ना। तो अब रिएक्ट जेएस में भी जावास्क्रिप्ट का ओवरलैप है। 6 हफ्ते में आप जावास्क्रिप्ट नहीं सीख सकते पूरी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं 10 साल से सीख रहा हूँ, मेरे को कल नई चीज़ें पता चली है जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो 6 हफ्ते में आप नहीं सीख सकते, लेकिन वही वाली चीज़ याद रखो कि आप ओवरलैप्स में सीखते हो, ठीक है। एक चीज फिर दूसरी चीज आप कर रहे हो, फिर पहली चीज का कुछ आ जाता है, तो आप उस टाइम पे सीखते हो। तो रिएक्ट जेएस को आप दो महीने इजीली, ठीक है। अब जब मैंने ये रिएक्ट जेएस 2 महीने आपको बोला, तो टेक्निकली स्पीकिंग मैं इसमें थोड़ा सा टेलमेंट भी घुसा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे से थोड़ी सी ये गलती हो गई कि ये मैंने नीचे लिख दिया है, बट मैं, चलो फिर इसको 2 महीने छोड़ो, इसको 1 मंथ कर लो, ये हो गया 1 मंथ, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस टेलमेंट को आप 1 महीना दो। टेलमेंट कुछ नहीं है, टेलमेंट CSS ही है, बस उसकी क्लास यूटिलिटीज़ है, तो और कुछ नहीं है। इसको आपने दिया 1 महीना, यहाँ पर आ गया मार्च में। अब आपको अगर पकड़ना है नेक्स्ट जेएस टाइप, इसको भी आप दे दो भले 1 महीना, क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। अप्रैल तक आप आ गए। उसके बाद npm pnpm git, ये जो चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये आपका 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपने npm pnpm इन पैकेज मैनेजर्स और गिटहब के साथ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करा होगा। नहीं करा तो ये कॉम्प्लेक्स टूल्स नहीं है। अगेन, आपको गिट में डूबना नहीं है, गिट में दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं, आप सब कुछ नहीं सीखना, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखनी है। गिट पुश पुल, ब्रांचेस क्या होते हैं, कमिट्स क्या होते हैं, गिटहब पे कैसे मैनेज करते हैं, पब्लिक प्राइवेट रिपोजिटरीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही आपको सीखना है। तो वो आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आइडियली, ठीक है। आगे सीखते रहना जैसे जैसे टाइम जाएगा। बाकी की जो ये चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, ये थोड़ा रिएक्ट का इकोसिस्टम है, और ये टाइपस्क्रिप्ट है ना। टाइपस्क्रिप्ट भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइप सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट लिखने में मज़े तो बहुत आते हैं, लेकिन मज़े नहीं लेने हैं, क्योंकि वही मज़े बाद में आपकी सज़ा बन जाती है। टाइपस्क्रिप्ट वो आपकी सज़ा थोड़ा इजी करता है ना। तो इसको भी आप हद से हद, अगर आपको बहुत टाइम लगाना ही है, ले लो भाई, 3 हफ्ते ले लो, ठीक है, 3 वीक्स। तो ये आपका हो गया मई, आपका हो गया मई ख़त्म, ठीक है। जनवरी से मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने आपको दे रहा हूँ फ्रंट एंड के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम है, इससे कम टाइम में भी आप ये सब खत्म कर सकते हो, लेकिन ये 5 महीने में मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सब कुछ करो। आप कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ो, आप प्रोजेक्ट्स भी बनाओ, आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो, आप क्वेश्चंस भी पूछो, सब कुछ करो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फ्रंट एंड। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ करना है, सोशल मीडिया पे डालना है, डाल दो, टैग कर दो मेरे को। अब मूव करते हैं बैकएंड पे। तो बैकएंड में आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? बैकएंड में आप स्टार्ट करोगे नोड.js से। कहीं और से स्टार्ट क्यों नहीं करना? क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में लगा चुके हो 2 महीने, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट आप बहुत कुछ सीख चुके हो, एंड आपका गोल अगर फुल स्टैक है तो नोड.js को पकड़ लो। अगर आपको और सारी चीज़ें दुनिया जहाँ की एक्सप्लोर करनी है, पाइथन, रस्ट, C++, उनको आप करते रहो ऑन द साइड। वही 80-20% वाला रूल है। 80% अपना टाइम मेन चीज़ पर दो, 20% आप ढूंढते रहो दुनिया में बाकी चीज़ें। SQL पोस्टग्रेस करोगे, रेडिस करोगे, डॉकर करोगे, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा करोगे। इनके बारे में थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। नोड.js के बारे में हमने बात कर ली, जावास्क्रिप्ट आप ऑलरेडी फ्रंट एंड में सीख चुके हो, तो बैक एंड में आके ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सीखो रस्ट, C++। अगर नहीं है, पहले फुल स्टैक करना है, गोल अचीव करना है, तो Node.js इज अ सेफर चॉइस, बिकॉज आप जावास्क्रिप्ट अगर अच्छे से सीख के आए हो, टाइपस्क्रिप्ट अच्छे से सीख के आए हो, तो ये लैंग्वेज इट्स गुड इनफ, इट्स सॉलिड इनफ, ठीक है। उसके बाद आप पकड़ लो पोस्टग्रेस या SQL। पोस्टग्रेस सीखोगे तो SQL सीखना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप MySQL वगैरह सीख सकते हो, बट पोस्टग्रेस सीखो। हम पोस्टग्रेस यूज करते हैं कोडडैम पे प्रोडक्शन में। वी हैव मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ विजिटर्स। बिल्कुल सही प्रोडक्शन वर्कलोड चलता है। इट्स गुड टेक्नोलॉजी। पोस्टग्रेस सीखो, रेडिस के बारे में सीखो, थोड़ा सा डॉकर के बारे में सीखो। ये नाम आपको नहीं पता, टेंशन मत लो, एक एक के बारे में भी बात करते हैं। रेडिस जो है, रेडिस एक डेटाबेस ही है एक तरह से, लेकिन उस केस में यूज होता है जब आपको बहुत फास्ट रीड राइट्स चाहिए। जैसे सपोज आपका एक API है, आपका एक वेबसाइट है जिसपे बॉट्स ने ट्रैफिक अटैक कर दिया, है ना। अब आपको वो रेट लिमिट करना है, तो रेट लिमिटिंग होगी कब? जब आप एक काउंटर मेंटेन रखोगे।
है ना। तभी रेट लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप लिमिट कर रहे हो कि एक बंदा एक वेबसाइट को कितनी बार एक्सेस कर पाए। उस लिमिटिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक काउंटर रखना पड़ेगा ना। अब वो काउंटर अगर आप पोस्टग्रेस में रखोगे या किसी भी ऐसे डीबी में रखोगे जो बहुत फार अवे है, जिसमें सपोज 500 मिली सेकेंड आपको पूछने में ही लग रहे हैं कि वो काउंटर की वैल्यू क्या है, तो इतने में तो बंदा आपको मार के ही चला जाएगा। तो रेडिस वाला सेटअप जैसे यूजुअली तब होता है जब आपको बहुत फास्ट लो लेटेंसी रीड राइट चाहिए विद इन अ सिंगल डिजिट मिली सेकेंड, है ना। डॉकर एक टेक्नोलॉजी है बैकएंड जो आपको हेल्प करता है कंटेनराइज करने में चीज़ें। इसका क्या मतलब है, मतलब जिसने सुना नहीं है कभी तो उसको तो समझ भी नहीं आएगा। इसका मतलब सिंपल सा बस ये है कि भाई मान लो कि आपके पास एक सर्वर है जिसमें आप 4 चीज़ें चला रहे हो। एक है आपका बैकएंड का सर्वर, लेट्स से एक एपीआई सर्वर है। एक है आपका एक प्रोसेस, लेट्स से एक डेटाबेस है जो आप एक सर्वर में ही चला रहे हो, EC2 इंस्टेंस में या एक कंप्यूटर में। एक और आपके पास डिब्बा है जो कि वीडियो प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, वीडियोस को MP4 से इधर उधर कुछ भी फॉर्मेट कर रहा है। और एक आपके पास चौथा सर्वर है जो कि एक अलग ही वेबसाइट OpenAI टाइप से बात करके एक AI मॉडल के साथ कुछ तो कर रहा है, मतलब लाइव स्ट्रीम कर रहा है, ऑडियो वीडियो कुछ भी जो भी कर रहा है। तो आपके पास ये 4 सर्वर है ना। अब लेट्स से आपके पास एक बड़ा सा कंप्यूटर है और इन सर्वर्स के सारे अपने अपने कुछ कुछ डिपेंडेंसीज है। इस लैम्डा को कोई पैकेज चाहिए, इसको नोड चाहिए, इसको पाइथन चाहिए, इसको कुछ और रस्ट C++ कुछ भी चाहिए। तो एक तो तरीका है कि आप इस सर्वर पे सब कुछ डिप्लॉय कर दो, है ना। आप इस सर्वर पे सारी चीज़ें इंस्टॉल करो और फिर सपोज कुछ फट गया कि इसको एक स्पेसिफिक वर्जन चाहिए था पाइथन का, इसको कोई और वर्जन चाहिए था, और अब आप ये सब झंझट मैनेज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ अपने एप्लीकेशन पे काम करने के, है ना, कि आपने 4 पाइथन रखे हुए हैं, उनका वर्जनिंग मैनेज कर रहे हो। एक तो ये तरीका है सिरदर्दी का। सेकंड तरीका ये है कि आप एप्लीकेशन एक यूज़ करो, जैसे डॉकर एक है। डॉकर क्या करेगा कि आप एक एक चीज़ को एक कंटेनर बना दो। तो एक कंटेनर जो है ये एक तरह से एक आपका आइसोलेशन हो गया इस ऐप का, कि आप इसमें जो भी इंस्टॉल कर रहे हो एक तरह से समझ लो कि ये आपका छोटा कंप्यूटर है विद इन अ कंप्यूटर, है ना। तो ये एक अलग से एक कंप्यूटर ही है। सपोज ये 4 मशीनें ही बन गई एक तरह से, जिसपे अब इसमें अपना कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रखा है, उसमें कुछ और हो रखा है, ये सब कुछ चल एक ही सर्वर पे रहा है। लेकिन फायदा आपका ये है कि ऑल ऑफ देम कैन बी इंडिपेंडेंट इन अ वे। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन दी है आपको, बहुत छोटी डेफिनेशन दी है अभी डॉकर की, बट चलता ये ऐसी है। कोर आइडिया यही है डॉकर का कि आप सर्विसेज को कंटेनराइज कर दो, अलग अलग कर दो, कंटेनर्स में बंद कर दो, डिब्बों में बंद करके अलग अलग रख दो। अब वो डिब्बों के ऊपर भी एक डिब्बा है, वो हो सकता है। देन वेब सॉकेट्स बहुत सिंपल आइडिया है। आप एक कंप्यूटर उठाओ, दूसरे कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करो, बस यही फ़र्क है कि ये कनेक्शन बहुत तेज़ है ना। तो आप एक गेम खेल रहे हो सपोज, उसमें आप देख रहे हो कि आपके फ्रेंड का स्कोर क्या है, आप काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनका अंडरलाइन प्रोटोकॉल मेरे को पता नहीं वैसे, बट उनका अंडरलाइन प्रोटोकॉल जो भी हो वो वेब सॉकेट्स पे भी चल सकता है। मतलब वेब सॉकेट एक रियल टाइम लो लेटेंसी प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे कोर्सेज में अच्छे से। वेब सिक्योरिटी बहुत सिंपल चीज़ है कि आप ऐसा कोड लिखो कि आप खुद हैक ना हो जाओ और अपनी कंपनी हैक करवा के बंद ना कर दो और जेल ना हो जाए आपको, तो वैसा कोड लिखो। APIs बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब समझना कि आप एक बैकएंड पे एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हो जो कि आपको बस कुछ डेटा दे रहा है ना। यूजुअली क्या होता है, आपका एक क्लाइंट है, जैसे कोई भी एक बंदा है जिसका एक कंप्यूटर है, उसने आपकी वेबसाइट खोली, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट खोलेगा तो आपके सर्वर पे जाएगा, ठीक है, EC2 इस पे गया, और ये आपका सर्वर फिर जो आपके डेटाबेस से पूछेगा जो भी डेटा उसको चाहिए, है ना। तो ये जो EC2 है ये एक API एक्सपोज करेगा ना, कुछ ऐसा API होगा /API/123 जो आपके क्लाइंट के ब्राउजर ने कॉल करा। तो वही है कि APIs कैसे बनाते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। Express.js एक तरीका है, TRPC एक तरीका है, GraphQL एक तरीका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप समझोगे। फिर आपके पास आता है डिप्लॉयमेंट इज थोड़ा सा कि आप वर्सेल वगैरह कैसे यूज़ करते हो। ये जो पॉपुलर प्रोवाइडर्स होते हैं ना, तो आपको दिख रहा होगा वर्सेल, नेटलीफाई, ठीक है, ये 2-3 पॉपुलर प्रोवाइडर्स हैं। बट ये मतलब बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा सीखना नहीं पड़ेगा कुछ भी करने के लिए इन पे। आप बस गिट रेपो बनाओ और ये बाकी काम उठा लेते हैं। देन फाइनली आता है थोड़ा सा AWS, क्योंकि यहाँ पर आप बड़े बनोगे। यहाँ डिप्लॉयमेंट्स वर्सेल, नेटलीफाई पे कोई भी कर लेता है, AWS पे बातें सब लोग कर लेते हैं। AWS पे काम बहुत कम लोग करते हैं जिनको एक्चुअल पता है कि क्लाउड कैसे चलता है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ तक तो सब लोग करते हैं बातें और यहाँ पर सब लोग करते हैं काम, ठीक है। तो AWS आपको सीखना है एज अ बैकएंड डेवलपर। बहुत पहले मैं ऐसे बोलता था कि ऑप्शनल है, डेवऑप्स है, थोड़ा बहुत ये है, बट ये आपको एक्चुअल एज देगा, क्योंकि आप जब AWS सीखोगे तो आपको समझ आएगा कि लैम्डास क्या है, आपको समझ आएगा EC2 क्या है,
आपको समझ आएगा कंप्यूटर क्या है, आईपी एड्रेसेस क्या है, नेटवर्क्स क्या है, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपस्केल डाउन स्केल, ईमेल्स कैसे भेजते हैं, क्यूज क्या होते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये आपको दिख 3 लीटर रहा है बट ये एक्चुअली है बहुत बड़ा, है ना। तो अब चलते हैं इस पर थोड़ा सा। हमारा मई तक खत्म हो गया ना, मई 2024 आ चुका है, मई भी खत्म हो गया था शायद, तो जून से स्टार्ट करना है। Node.js को आप ले लो 1 महीना, Postgres को भी आप ले लो 1 महीना, जुलाई खत्म। Redis, Docker और WebSockets, इनको मैं कहूँगा कि थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज है ना ये आप सीख तो लोगे। इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि अनलेस आपका पर्सनल प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा खुद सोफिस्टिकेटेड नहीं है इन नेचर, इनका यूज़ आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि आप इनको सीख तो रहे हो बट ये चीज़ें ना थोड़ी ऐसे भी होती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइफ में जो थोड़ी लाते पड़े तब समझ आती है। आई फील Redis एटलीस्ट, Redis इज़ वन ऑफ दोस चीज़ें, WebSockets भी एट सम पॉइंट। आप बेसिक चीज़ें सीख लोगे WebSockets में, बट WebSockets जो आप सीखोगे वैसे कभी भी यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि WebSockets बहुत अनस्केलेबल टेक्नोलॉजी होते हैं जस्ट ऑन अ सिंगल सर्वर। मतलब ठीक है कुछ अकरेंसेस होते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा सर्वर आप बिठा लो, बट यूजुअली WebSockets को स्केल करने के तरीके अलग होते हैं कि आप हाउ वुड यू स्केल अ 1 मिलियन WebSocket कनेक्शन सर्वर क्लाइंट चीज़। तो वो आपको तभी समझ आएगा जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी कि WebSockets में आप सब कुछ ही पढ़ने लग गए कि AWS पे भी लैम्डास के थ्रू WebSockets कैसे स्केल करते हैं। वो सब नहीं पढ़ना अभी, वो बाद में पढ़ना, AWS जब आएगा। तो इनको भी कंबाइंड ऑल इन ऑल 1 मंथ दो मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो आपका जून खत्म हो गया, जुलाई अगस्त खत्म हो गया। ये 3 चीज़ें भी आप आगे थोड़ा एडवांस हो ही गए हो तो इसको भी आप मैक्स टू मैक्स 1 मंथ दो, ठीक है। वेब सिक्योरिटी इज जस्ट आपको एक चीज़ पढ़नी है, ये तो सिर्फ रीडिंग मटेरियल है एक तरह से कि आपको पढ़ना है कि क्या आपको नहीं करना, एंड रीडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। अपने पूरे कोड बेसिस पे जाओ पीछे वाले और देखो कि आप क्या क्या गलतियां कर चुके हो। इसमें इसका TLDR बस आपको अगर एक लाइन में बताऊं, वेब सिक्योरिटी में नेवर ट्रस्ट यूजर डेटा, नेवर ट्रस्ट यूजर डेटा, ये मंत्र है बस एक जो आपको कोर्स में हजारों तरीके से समझाया जाएगा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, CSRF अटैक्स क्या होते हैं, क्लिक जैकिंग क्या होती है, आई फ्रेम क्लिक जैकिंग, ये सारी चीज़ें। तो जहां पर भी आपको दिखे कि यूजर डेटा आ सकता है कहीं से, सैनिटाइजेशन लगा दो, पैचेस कर लगा दो, जो ब्राउजर्स के डिफॉल्ट सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनके बारे में पढ़ो, वो सब आपको इसमें पता चलेगा। APIs हमने जनरली डिस्कस कर लिया, APIs क्या होता है। डिप्लॉयमेंट्स में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्पेशली ये वर्सल नेट लिखा है तो बहुत ही आसान है। जब आप ये सब कर चुके हो ये आपको कुछ नहीं लगेगा। तो 1 मंथ इज़ अ फेयर एस्टिमेट। फाइनली AWS, तो एक सेकेंड पहले देख लेते हैं, जून खत्म, जुलाई खत्म, अगस्त खत्म, सितंबर खत्म। तो अभी आप हो सितंबर 2024 में, ठीक है। और अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो, इस पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना लिए हैं और मोस्ट प्रोबेबली यू आर एम्प्लॉयबल एट दिस पॉइंट। अब यहाँ से जो आगे का रास्ता है, ये रास्ता अब आपको खुद थोड़ा सा तय करना है कि आपको क्या करना है। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप सीखते रहो, मतलब आपको जॉब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आप आगे बढ़ो, AWS सीखो, थोड़ा डेवऑप्स की साइड जाओ, क्लाउड कंप्यूटिंग में सीखो क्या क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती। अगर तो आपको लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हो, अब आप नौकरियों के लिए रेडी हो, तो आप सितंबर का खत्म होने का वेट मत करो, आप एक्चुअली स्टार्ट कर दो अगस्त, मिड अगस्त में जॉब्स के लिए। और ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पहले 10 कंपनी से रिजेक्शन मिले। मैं चाहता हूँ कि आप इंटरव्यूज़ में जाओ और आप देखो कि भाई सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, उसने मेरे से सामने से एक क्वेश्चन पूछा जो मेरे को नहीं आता। क्योंकि होगा क्या, आप जब ये सब पढ़ रहे हो, बहुत बार इंटरव्यूअर्स आपसे कुछ और ही चीज़ें पूछेंगे। क्या पता आप एक ऐसी कंपनी चाहते हो जिसमें आपको थोड़ा सा DSA भी आना हो। अनफॉर्चुनेटली यही रियलिटी तो यही है कि कंपनीज आज भी थोड़े बहुत हायरिंग प्रोसेस में रखती है ना। तो अगर आप सपोज उन कंपनीज में जा रहे हो जिसमें DSA फर्स्ट राउंड है, तो आपको वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी जा रहे, स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हो सिर्फ, तो आपको पता चलेगा कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो नहीं रहे। ये बहुत कॉमन चीज़ है, आप इंटरव्यू में जाओगे वो आपसे पूछेंगे कि रिएक्ट रिकंसाइलर क्या होता है, रिएक्ट में डिफिंग ह्यूरिस्टिक है या उसका कुछ एल्गोरिदम है, क्या मतलब क्या चीज़ें हैं ये सब, रिएक्ट डॉम क्या है, रिएक्ट नेटिव से कैसे अलग है। तो आपको रिएक्ट आता भी हो, आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी। तो एक तो है कि आप एक चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो टॉपिक, और एक 2-3 चीजें एक्चुअली अगर मैं बताऊं, एक है कि जनरल आप कोर्सेज कर रहे हो, एक है कि आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और एक थर्ड है कि आप एक्सपीरियंस हो भैया, भयंकर, ठीक है। तो अब मैं आपको एक सच बात बताऊं, आप यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस देखते हो ना, आप इन 2 लोगों की देखते हो, ठीक है। आप देखते हो वीडियोस
जो लोग कोर्सेज बनाना जानते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, सब कुछ बना देते हैं, और आप उन लोगों की वीडियो देखते हो जो लोग इंटरव्यूज दे चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इधर उधर के सारी चीज़ों के, तो उनको पता है कि इंटरव्यूज में पूछते क्या है। आप इन लोगों की वीडियोस बहुत कम देखते हो, एंड वो इसलिए है क्योंकि ये लोग वीडियोस बनाते नहीं है। क्योंकि जो बंदा 15 साल से डेवलप कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है, उसको सब कुछ पता है, वो यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बना रहा, वो पैसे बना रहा है कोडिंग जॉब करके। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोडिंग जॉब नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस कैटेगरी में मैं थोड़ा सा आता हूँ, क्योंकि मैं 2012-13 से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, एंड मैंने जितनी चीज़ें छोटी खुद से देखी है वो एक्सपीरियंस से देखी है, इंटरव्यूज से नहीं देखी। कोर्सेज तो मैंने भी बनाई हैं। तो ये जो दो कैटेगरीज है ना, इन दो कैटेगरीज में एक फाइन लाइन है, जो मैंने जैसे आपसे पूछा ना मैंने कि रिएक्ट रिकनसाइलर क्या होता है, रिएक्ट रेंडरर क्या होता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो भी आपको वो क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे ना प्रिपेयर, तो भी आपको वो क्वेश्चन मिलेगा। बस फर्क ये है कि आपको वो वाला क्वेश्चन मिलेगा 5 साल बाद, जब आप एक्चुअल इन डेप्थ रिएक्ट में बैठे हो, कहीं कुछ सोच रहे हो कि यार ये चीज़ कैसे काम करती है, रिएक्ट एक्चुअली में स्लो क्यों है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि वो वर्चुअल डॉम यूज़ करता है। वर्चुअल डॉम कैसे यूज़ होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, रिकनसाइलर, रेंडरर। रिकनसाइलर ये होता है, रेंडरर ये होता है। तो समझ रहे हो, ये चीज़ आएगी एक्सपीरियंस से, वो आपके पास टाइम नहीं है अगर आपको जॉब चाहिए। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से भी पता चलेंगी, बट वो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए टाइम चाहिए, और वो टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा इंटरव्यू प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। तो तभी मैंने बोला कि जब आप इंटरव्यूज में जा रहे हो अगस्त के बाद, सितंबर के बाद, तो आप देखो कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप किन चीज़ों में फेल हो रहे हो। फिर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करो, इंटरव्यू क्वेश्चन। साथ साथ आप ये तो कर ही रहे हो अपना करिकुलम, बट उन क्वेश्चंस को भी पढ़ना शुरू करो, उन पे अपना काम शुरू करो, एंड फिर आप मेहनत करके इंटरव्यू कोई ना एक निकालोगे अक्टूबर या नवंबर एंड तक मोस्ट लाइकली। ठीक है, अब इसमें नवंबर तक मैंने आपको क्यों खींचा है, सितंबर अक्टूबर के बाद भी 2 महीने क्यों बोले हैं कि आपको लगेंगे, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं, यहाँ से हट गया है, बट हम टारगेट कर रहे हैं बढ़िया जॉब, 15-25 लाख CTC। अगर आपका वो एम है कि आप एक बढ़िया जॉब लो, और उस बढ़िया जॉब को लेने के लिए आपको एक बढ़िया डेवलपर बनना पड़ेगा। आपको जॉब तो 3-4 महीने बाद करने पे भी कोई मिल जाएगी 3 लाख 5 लाख की इंडिया में, मतलब कि एक वेबसाइट बना दो, एक छोटा मोटा काम कर दो, ये यहाँ पर थोड़ा किसी का वेब पेज बना दो। बट अगर आपको वो सब नहीं करना, विच आई ऑल्सो रिकमेंड कि ये सब मत करो, शॉर्ट टर्म में मनी मत कमाओ, कोई फायदा नहीं है। 5,000, 10,000, 20,000 का कोई प्रोजेक्ट उठा के छोटा मोटा अच्छा काम करो, अच्छे से काम करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ थोड़ा, और रिजल्ट्स आएंगे। बट इट्स जस्ट दैट कि आपका इंट्रिंसिक इंटरेस्ट होना चाहिए एक। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है प्रोग्रामिंग में इन जनरल, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि एट सम पॉइंट यू विल फील लाइक कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा। तो आप ये वीडियोस देखोगे, ऐसे वीडियोस देखोगे, बट यूज दिस एनर्जी, न्यू ईयर की एनर्जी चैनलाइज करो, फिगर आउट करो आप क्यों कर रहे हो जो आप कर रहे हो, एंड आपको कोडिंग एक्चुअली अगर पसंद है तो इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल प्लान। फाइनली ये वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको एक बार इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ, जो इतना गंदा नहीं दिख रहा। वो है फुल स्टैक वेब डेवलपर लर्निंग पाथ कोडडैम पे। अब ये लर्निंग पाथ मैंने और मेरी टीम ने ही बनाया है साथ में बैठ के। इसमें मेरे कोर्सेज भी हैं, और इसमें बाकी इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे है, यूडेमी पे है, पॉपुलर क्रिएटर्स जो है, उनके भी बेस्ट कोर्सेज है। अच्छा, तो पहली चीज तो ये है कि ये एक रोड मैप है जो आपके पास अवेलेबल है। अब ये वीडियो फॉर्म में भी है, और आपके पास coddam.com लर्निंग पाथ फुल स्टैक पर भी है। सेकंड चीज ये है कि कोडडैम पे जो कोर्सेज है, उनमें जैसे मैंने आपको बोला ना बीच बीच में कि आप प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये सारी चीजें करो, वो सारी चीजें इनबिल्ट है। मतलब कि लेट्स से अगर आप ये HTML CSS का कोर्स कोडडैम पे कर रहे हो वर्सेस अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हो, तो आपको ये फर्क दिखेगा। ये देखो, जैसे मैंने एक वीडियो खोली, ये वाली, अच्छा ये वीडियो नहीं है अपेरेंटली, ये एक लैब है, ठीक है। तो ये लैब में क्या हो रहा है, इस लैब में मेरे को एक प्लेग्राउंड मिला। अब ये प्लेग्राउंड अगर आप ध्यान से देखो तो आपके VS कोड के प्लेग्राउंड जैसा है। तो ये प्लेग्राउंड मिला जिसमें मेरे को कुछ चैलेंजेस पास करने हैं। 3 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक चैलेंज और पास करना है। ये चैलेंजेस मैं पास करूँगा, काम करूँगा, उसके बाद ही मैं आगे जा सकता हूँ, है ना। उसके बाद ही मैं ये सब ग्रिड के बारे में सीखूंगा और ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाऊंगा। बट आप ये देखो, ये वाला जो इंफ्रा है ना प्रैक्टिस वाला, हमने कोडडैम बनाया ही इसलिए है। बेस रीजन तो आपको सच बताऊं, बनाया ही इसलिए क्योंकि कोई भी कोडिंग आप सीख नहीं सकते विदाउट प्रैक्टिसिंग। और यूट्यूब, यूडेमी, आप दुनिया जहाँ की वेबसाइट, आप लाइव बूट कैंप्स ले लो, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते वहाँ पर। क्या करना है आपको कोडिंग सीखते हुए? प्रैक्टिस। क्या करना है? प्रोजेक्ट बिल्डिंग। क्या करना है? जो आपको सिखाया जा रहा है वो आप खुद करो। मोस्ट लोग, आप अभी देख लो, आपने इस वीडियो के एंड तक नोट्स भी शायद लिए हो, शायद ना लिए हो, तो मोस्ट लोग प्रैक्टिस खुद से नहीं करते, उनको कराना पड़ता है। एंड आप जब करवाते हो तो आपको रिजल्ट्स दिखते हैं एज एन इंस्ट्रक्टर ऑल्सो। तो
ये एक कोर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आपने कहा कि मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप गए कोडडैम प्रोजेक्ट्स पे, यहाँ पर आपने मल्टीवर्स जैसा कोई प्रोजेक्ट देखा, जैसे मैंने एक नया प्रोजेक्ट खोला अभी, इसमें आपने देखा कि आपके पास ये सारे स्टेप्स हैं कि ये स्टेप 1 है, इसको आप जब कंप्लीट करोगे तो फिर स्टेप 2, स्टेप 3, ये सारे स्टेप्स अनलॉक होंगे। और इन स्टेप्स में आपके पास सर्टेन चैलेंजेस भी हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, जो आपको बनाने हैं। फिर आप कहोगे कि मैं इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करूं, तो इसके लिए हमारे पास है कोडिंग प्रॉब्लम्स। अब ये कोडिंग प्रॉब्लम्स बेसिकली लीड कोड जैसी हैं कि आप लीड कोड पे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऐसे ही आप रिएक्ट जेएस के क्वेश्चंस उठाओ, ऐसे ही आप जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस उठाओ और इनको सॉल्व करना शुरू करो। जब आप प्रॉब्लम्स भी कर चुके हो, फिर आप लाइव इंटरव्यूज़ लो। ये इंटरव्यू किट्स हमने आपके लिए ही बनाए हैं, उन क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चंस में आप फंसोगे, है ना। तो इनमें आपको अपनी वीडियो, अपना माइक्रोफोन ऑन करके बताना है कि आंसर क्या है। आपसे लाइव क्वेश्चंस पूछेगा एआई। एंड फाइनली आप ये सब इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह जब तक कर रहे हो, आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आपको सॉल्व करना है कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, codeam.com/ai पे जाओ और यहाँ पर अपनी लैंग्वेज उठाओ कि आपको कौन सा चीज़ समझ नहीं आ रही। यहाँ पर पूछना शुरू करो कि जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, सपोज मैंने यही लिखा कि इसमें क्या गलत है भाई, अब मेरे को बता, और मैंने उसको इंस्ट्रक्शन भी वैसे सिर्फ 2 क्वेश्चन मार्क ही दिए, है ना। लेकिन एआई जो है, ये एआई स्मार्ट है, ठीक है, उसको पता चल गया, इट लुक्स लाइक यू आर अटेम्प्टिंग टू रीअसाइन कांस्टेंट इन जावास्क्रिप्ट व्हिच इज नॉट अलाउड। इसको मैं बोलता हूँ कि हिंदी में बताओ क्योंकि मैं हिंदी समझता हूँ। अब हिंदी वीडियो तो थोड़ा हिंदी में बताते हैं, एंड आई थिंक हाँ ये चलेगा। तो देखिए, आपके जावास्क्रिप्ट कोड में आपने कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग करके एक स्थिरांक घोषित किया है, जो भी है, ये इतना मेरे को इतनी ज़्यादा हिंदी नहीं आती, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये चीज़ चलती है ना। आप इसमें बढ़िया बात करिए, अपना कोड पेस्ट करिए, अपने डाउट्स पूछिए, सब कुछ करिए और अच्छे से काम करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, तभी फ़ायदा है। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के लिए। लाइक सब्सक्राइब कर दो, मेरे को बताओ नीचे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, या इस वीडियो में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ छूट गया इसमें जो होना चाहिए था। बट मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं जितना मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। दुनिया जहाँ की चीज़ें कवर नहीं करी, बिकॉज आपको सब कुछ नहीं सीखना। आप सितंबर अक्टूबर तक अगर ये सब भी सीख पाते हो नेक्स्ट ईयर, आप एक बहुत अच्छी, बहुत सॉलिड पोजीशन में होगे, जहाँ पर आपको जॉब भी मिल सकती है, जहाँ पर आप अपने खुद के काम स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, दूसरों को बढ़ा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जस्ट दैट कि आपको काम करना है। दैट इज ऑल फॉर दिस वन गाइस। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू in the next video.